मैं पता है मुझे। रामचरितमानस पढ़े हाँ और रोज रात को पढ़े, एडीजी खुद कह रहे हैं। और मुसलमानों को भी कहा है कि कोई आपत्ति नहीं है मुसलमानों को लेकर। हाँ जी चलिए। क्या करेंगे आप इससे? देखिए, जो भारत का संविधान है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हमें अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। आप किसी बौद्ध से, किसी क्रिश्चियन से, किसी जैनी से, किसी सिख से या किसी मुसलमान से कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरे मत के अनुसार अपनी पूजा को या अपनी आस्था को व्यक्त करने का काम करे? ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। चुनाव आयोग ने जो कहा कि क्यों जो लोग हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है भारत की माँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बेकार में लोग हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो माइग्रेट होकर आए हैं यहाँ पर, एक जो जगह पे है फॉरेन वोटर्स हैं, हम उसके खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं और पूरे देश में करेंगे, क्या गलत है? आप तो लोकतंत्र को डरा रहे हो भाई, आप तो लोकतंत्र को तबाह कर रहे हो। आप बताइए कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया कि जो विदेशी हैं, उन विदेशियों को उठा करके जेल के अंदर डालिए। आप ये बात मत कहिए, लोग देश को मिसलीड मत करिए। और अगर 2 वोटर आईडी कार्ड किसी के बने उसके खिलाफ एफआईआर कराइए। कितनी एफआईआर आपने कराई? आप बताइए आपने कितनी एफआईआर कराई? आप ये मिसलीड करना बंद कीजिए। अरे यार, मस्जिद में क्या कर लिया अखिलेश यादव ने? जा करके वहां इमाम हमारे सांसद हैं, वो जाकर के चाय पीने बैठ गए, वहां बारिश हो रही, बाहर धूप हो रही, साय में बैठ गए, इसमें भी कोई आफत आ गई क्या? किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। कितने बड़े शिक्षा के क्षेत्र में, इतने बड़े शिक्षा के पवित्र स्थान पर जिसका अंतर्राष्ट्रीय गौरव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता के लोग तो पहले से वहां काम कर ही रहे थे, पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ले लिया सरकार ने, भारत सरकार ने मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले लिया। पूर्व मंत्री महेंद्र पांडे जी को ले लिया गया है, जो चंदौली के सांसद थे। बनारस के मेयर अशोक तिवारी को ले लिया गया। और सबसे बड़ी चीज, दिलीप पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने हैं। ये बीएचयू के लिए समझ सकते हैं कि दुर्भाग्य होगा। काशी के लोगों के लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, उनकी समझ लीजिए कि ये प्रतिष्ठा लोगों की गिरेगी। मालवीय जी की आत्मा रो रही होगी कि आज वहाँ पर आरएसएस और भाजपा के लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल जो डायरेक्ट पद पर रहते हुए क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष दिलीप पटेल, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हो गया। मेयर, मेरे तो चलिए ठीक है, वो एक संवैधानिक पद है, पर क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का दिलीप पटेल वो कैसे बन गया है? महेंद्र पांडे, ये लोग पूरी तरीके से उसमें, और भी जो प्रोफेसर हैं, वो मान लीजिए प्रोफेसर हैं, वो किसी की मानसिकता, प्रोफेसर हैं, संघ की मानसिकता के लोग बैठे हैं, पर वो शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं। ये लोग जो 3 बने हैं, ये इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। और एक व्यक्ति जो क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं दे रहा है वर्तमान में, मोदी जी ने उनको नियुक्त करा दिया बीएचयू के अंदर। ये दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का, और पूरे शिक्षा क्षेत्र के शिक्षाविदों का ये अपमान किया गया है। इसके साथ एक और बड़ा अहम सवाल है सर, वो रामचरितमानस का पाठ करेंगे। इसमें मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल भी हैं जिनका ये कहना है कि भगवान श्री राम या रामायण का पाठ करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, भगवान सबके दिल में वास करते हैं। किसी के दिल में अल्लाह के रूप में है, किसी के दिल में जीसस के रूप में है, किसी भगवान राम के रूप में है, श्री कृष्ण के रूप में है, महावीर के रूप में है, गौतम बुद्ध के रूप में है। जिस तरीके से जो भगवान को भजता है, याद करता है, भगवान उसके साथ है। ये कंपल्सरी करना, ये किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना, मैं समझता हूं कि ये उसकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर से एक उसके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है। हर व्यक्ति भगवान को से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है। रामचरितमानस का पाठ हम सब लोग करते हैं, पर हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार, मुझे सुबह मौका मिला, शाम को मौका मिला, हम जरूर उसका पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। पर जो स्थिति सामने आज है, मैं समझता हूं कि ये जो एक लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को, उसको जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर से ठीक नहीं है। इसके साथ ही समाजवादी अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की योजना बनाई जा रही है और मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही है। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये सरकार केवल और केवल हिंदू और मुसलमान और हिंदू की बंटवारे की राजनीति कर रही है। विकास का काम, लोगों के कैसे उसकी उन्नति हो, कैसे उसको नौकरी मिले,
उसके पे नहीं करेंगे। बीएचयू के अंदर आरएसएस के लोगों को बैठा देंगे, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष उसको बैठा देंगे। ये हर जगह अपना कब्जा करते जा रहे हैं और हिंदू मुसलमान का पूरी तरीके से बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर देश की जनता समझ चुकी है, अब कहीं पर भी इनके दबाव से या इनके जबरदस्ती किसी चीज से लोग अब इनके साथ आने वाले नहीं। एक आखिरी सवाल होगा सर, तो मुख्यमंत्री वहां बने हैं, सीएम बने हैं। मैं समझता हूं जैसे आप बिहार के अंदर जो इस तरीके से चुनाव आयोग वहां पे कार्रवाई कर रहा है, तो ये सरकार की फेल्यूर है। सरकार, इसका मतलब कि उसको लगता था कि ये वोट हमारे हैं या हमारे साथ आ रहे हैं, तो उस तरीके से उनको वहां पे आपने बसाया, आज उनको स्थान दिया जैसा सरकार कह रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। पर वो लोग, मैं जहां तक जानता हूं जो बिहार में भी हो रहा है, वो वहां के नेचुरल लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में जो पैदा हुए, जो दूर दराज में, उनकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको आप बाहरी घोषित कर रहे हो। तमाम इस तरह की बातें हैं। उसी प्रकार आसाम का भी है। इसका मतलब कि पूरी सरकार फेल है। हेमंत बिस्वा को इस्तीफा देकर अपने घर जाना चाहिए। संयुक्त रूप से एक उम्मीदवार की तलाश में है जो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को खड़ी टक्कर दे। साफ हो गया, जो हम कहते थे वही सामने आया। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती थी, बहुमत नहीं मिला, आवश्यक नहीं बदल पाई। पर संवैधानिक पदों पर अपमान जारी है। सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे अदालतों में भरपूर प्रयास करते हैं ये, या कहीं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई, आईबी, सबको इन्होंने एक तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। ऐसी ही कोशिश जिसकी मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं देश के इतिहास के लिए, कि आप त्यागपत्र देने के बाद, जो मैं मानता हूं कि सरकार ने बलपूर्वक फोर्स किया उन्हें इस्तीफा देने के लिए, वो इससे जाहिर है कि मोदी जी के ट्वीट में एक शब्द भी एप्रिसिएशन उनके काम का नहीं है, धन्यवाद नहीं है। जो परंपरा है, जो थोड़ी सी शिष्टाचार है, और विदाई समारोह का ना होना, वो भी संवैधानिक परंपराओं के हनन की तरह है। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा भरपूर प्रयास है कि संसद चले, संसद में आवश्यक चर्चा हो, और एसआईआर पे हम जरूर चाहते हैं, ये संविधान में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है जो हमें आजादी के बाद जो संविधान ने दिया है, उसकी रक्षा हो, जिसकी हत्या बिहार में हो रही है। आप चर्चा की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सहयोगी दलों से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों न चुनाव का बहिष्कार किया जाए और भाजपा को विस्तार दे दिया जाए। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, न मैंने ऐसा तेजस्वी जी का कोई बयान सुना है, न ऐसे बयान की मुझे किसी जानकारी है। हम पूरी शक्ति के साथ लगे हुए हैं, बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में पराजित करेंगे जेडीयू भाजपा गठबंधन को, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। पिछड़ों की रिप्रेजेंटेशन की मांग देश में काफी तेज है। इस बीच कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम उपराष्ट्रपति के दौर में सबसे ज्यादा चल रहा है। ये एनडीए के ही कुछ सांसदों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। क्या आपको लगता है कि रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार एनडीए के हो सकते हैं? मैं कोई अटकलें नहीं लगाऊंगा। ये एक संवैधानिक पद है। यदि वो विपक्ष से विचार विमर्श करेंगे तो हम उसी समय हमारी जो राय होगी, जो हमारी विचार होगा विपक्ष का, हम वो रखेंगे। एक मान्य परंपरा रही है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या स्पीकर हो या चेयरमैन हो, इसके लिए एक औपचारिक चर्चा होती है। हम प्रतीक्षा करेंगे, क्या सरकार हमसे चर्चा करेगी तभी हम बात करेंगे, वरना हम क्यों बात करेंगे। लेकिन तेलंगाना के सीएम ने तो नाम सुझाया, तेलंगाना से उपराष्ट्रपति हो। उन्होंने बंगारू साहब का नाम बताया जो हरियाणा के राज्यपाल हैं, कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, हर आदमी को अधिकार है कि वो कहे कि कौन उम्मीदवार हो, पर जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है, इंडिया ब्लॉक की बात है, जब उधर से पूछा जाएगा तभी हम अपनी राय देंगे, और हम क्या करेंगे हम इंडिया ब्लॉक की बैठक में बैठ के तय करेंगे। इधर ऑस्ट्रेलिया में एक स्वामीनारायण मंदिर को रंग से रंग दिया जाता है और कहा जाता है कि घर जाओ बूढ़े कमीने वापस जाओ। इस बीच मोदी जी विदेश यात्रा पे हैं और वो यूके पहुंच चुके हैं। जो भारतीयों को गाली दी गई, हिंदुओं को गाली दी गई, वो मैं नहीं दोहराऊंगा, पर मैं जरा सा चाहता हूं कि पिछले 11 साल पर
मोदी जी के कार्यकाल पे चर्चा कर ली जाए। 11 साल में चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो और बांग्लादेश, तो सारी इंतहा हो गई है। मंदिरों को धराशायी करना, गिराना, हिंदुओं को अपमानित करना, उन्हें पूजा न करने देना और बलपूर्वक जो कुछ हुआ है मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, ये हिंदुओं के उस अधिकार को मोदी जी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, भारत सरकार सुरक्षित नहीं कर पा रही है, जो विदेश में बसे हैं और जिन्हें अपनी पूजा उपासना का अधिकार है। इसे मैं मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता मानता हूं और जिस तरह से देश में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, ये उचित नहीं। सर, आप लोग तो इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो क्या इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों पर सोचना नहीं शुरू कर रही है उपराष्ट्रपति पद के लिए? मैंने आपसे कहा, पहले भी कहा, दोहरा देता हूं, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तारीख आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो एक औपचारिक बैठक हम आपस में विचार विमर्श जरूर इंडिया ब्लॉक करेगा, संपूर्ण विपक्ष करेगा कि हमारी रणनीति क्या होगी। और अभी कोई अलग छिटपुट विचार किसी को हो तो हो, पर ये हम संयुक्त रूप से सभी साथियों को विश्वास में लेते हुए विचार विमर्श करके अगली रणनीति जब बनाएंगे तो सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। पुलिस बल में भर्ती हुए नए युवा मध्य प्रदेश में रामायण का पाठ करेंगे, राम के आदर्श चरित्र का अनुसरण करेंगे, ऐसा डीजीपी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम यूथ हैं उन्हें भी रामायण पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है, राम के चरित्र को समझने से कोई ऐतराज नहीं। मैं समझता हूं कि बैरक अनुशासन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहां धार्मिक इस तरह के उन्माद न पैदा किए जाए, धार्मिक रूप से ऐसी कट्टरता भी न पैदा की जाए और धार्मिक रूप से एक दूसरे को लड़ाने का वातावरण न बनाया जाए। बैरक अनुशासन के लिए होती, जिसको पूजा करना हो, उपासना करना हो, रमजान के महीने में रोजा रखना हो, इबादत करनी हो मस्जिद में, वो करे। पर डीजीपी को कहीं से कोई चीज फोर्स करके एक वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।